नमस्कार। मैं सी आकाश अग्रवाल। आइए आज जानते हैं कि जो सेक्शन 43 बी के ऊपर इतनी जो बातें चल रही है वो एक्चुअली में क्या है। आप सबके मन में कुछ ना कुछ इसमें सवाल है जिसका आज हम कोशिश करते हैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से कि वो क्या होगा और इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे कैसा आएगा, आप पे और आपकी पूरी इंडस्ट्री पे। स्पेसिफिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा है, जबकि एमएसएमई का ये जो प्रावधान एप्लीकेबल हुआ है सेक्शन 43 बी, जो कि 1/4/2023 से हुआ है, ये है तो सभी के लिए पूरे इंडिया में, बट मोर स्पेसिफिकली क्योंकि मैं सूरत में बैठा हूँ, यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, और क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उसके एक नेचर की वजह से, उसके उधार के ट्रेड करने के जो तरीका है उसके वजह से इसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए जानते हैं कि सेक्शन 43 बी जो 1/4/2023 से एप्लीकेबल हो गया उसमें क्या है। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक्स की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब आपको आइडिया आ ही चुका है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ कैलकुलेशन देखेंगे जो शायद आपके दिमाग में वो एक सवाल पैदा हो रहे हो। तो अभी जो हम देखने वाले हैं कि वो कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 43 बी एप्लीकेबल हो जाता है तो इस साल का आपका असेसमेंट जो होगा इनकम टैक्स में उसका आपका क्या इफेक्ट आएगा, और ये इफेक्ट आने से अगले सालों के असेसमेंट में क्या होगा। मतलब ये जो सेक्शन इस साल अभी ट्रांजिशन पीरियड है, पहली बार एप्लीकेबल हुआ है, तो इस साल के लिए इफेक्ट क्या है और उसके अगले साल इसमें कैलकुलेशन में क्या होगा। आपका टैक्स हमेशा के लिए लग जाएगा या वो टैक्स आप जो इस साल भरोगे वो अगले साल एडजस्ट कर पाओगे, वो एक कैलकुलेशन के थ्रू अपन समझते हैं। आइए समझते हैं कि कैलकुलेशन पार्ट में कैसे होगा अगर हमारे ऊपर सेक्शन 43 बी एच हिट हो गया तो। फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सेल्स है वो 100 रुपये का है, और जो हमारे एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंस आ गए, परचेज स्टॉक का, पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट सब कुछ आ जाने के बाद हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हो जा रहा है वो 80 का हो जा रहा है। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की मान लूँ तो इस केस में हमारा 20 रुपये नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर ये 80 रुपये के एक्सपेंसेस में मैं मानता हूँ कि 10 रुपये के ऐसे एक्सपेंसेस है जो सेक्शन 43 बी एच के हिसाब से हिट हो जा रहा है, तो आपका इस साल का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपके कंप्यूटेशन में आपकी बुक की प्रॉफिट 20 रुपये ही मानी जाएगी। आपका अकाउंट उससे नहीं हिलेगा, बट जब हम इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे तो उसके अंदर आपका ये 10 रुपये ऐड हो जाएगा सेक्शन डिस अलावेंस जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 43 बी एच का। एंड आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 30 रुपये पे भरना पड़ेगा। आपकी बुक की जो प्रॉफिट है वो 20 रुपये ही रहेगी, पर आपका जो टैक्स का अमाउंट आएगा, कैलकुलेशन होगा, वो 30 रुपये के हिसाब से होगा। तो अब अगले साल क्या होगा। अगर हम अगले साल कभी ना कभी तो ये जो 10 रुपये हमने इस साल पे नहीं किया था जिसके कारण सेक्शन 43 बी एच हिट हो गया, वो अगले साल हम पे करेंगे। हम मान रहे हैं कि 2024-25 में उसको पे कर देंगे, तो इसका डिडक्शन हमें उस नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, मतलब 24-25 में मिलेगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि समझ लीजिए अगले साल का जो आपका सेल्स होने वाला होगा वो 150 का, और उसके पीछे एक्सपेंसेस वो है 120 के, तो आपका नेट प्रॉफिट जो बुक्स का आया वो 30 रुपये आया। अब इस साल हमारे ऊपर सेक्शन 43 बी एच एप्लीकेबल हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ कि अगले साल भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, पेमेंट लेट हो रहा होगा जिसके कारण सेक्शन 43 बी एच एप्लीकेबल हो रहा होगा। और वो अगले साल का जो अमाउंट है वो समझ लीजिए, आप मान लीजिए कि 15 रुपये है, 15 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट 30 का हो जाएगा, प्लस आपका डिसअलाउंस का जो एडिशन है वो 15 रुपये का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपकी जो प्रॉफिट है जिसके ऊपर टैक्स होगा वो 45 का हो जाएगा, पर उसमें से लेस हो जाएगा आपका ये 10 रुपये जो आपने 23-24 का रखा था। 23-24 के ऊपर जो ऑलरेडी आपने टैक्स जिसके ऊपर ज़्यादा पे कर दिया, क्योंकि उसको 24-25 में आपने पे कर दिया, तो उसका डिडक्शन आपको उसके साल मिल जाएगा। तो वो 10 रुपये इधर माइनस होगा, और आपका जो टैक्स का आएगा भरने का वो 35 रुपये पे आएगा। और उन्हीं के अगले साल ये ऐसे चलता जाएगा, 24-25 के बाद ये 25-26 होगा। तो 25-26 में जो भी आप 24-25 का 15 रुपये, ये जो इधर 15 रुपये है, वो आप अगर जब पे करोगे
तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा और 25-26 में देखा जाएगा कि उस साल आपने कितना पे नहीं किया, जो सेक्शन 43BH के अंदर आ रहा है उस वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा। तो अगर हम कुल मिला के देखें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 24-25 के हिसाब से, और मोर और लेस अगर हमारा पेमेंट जो डिले होता है वो मोर और लेस अगर सेम ही होगा, तो आप देखिए कि 24-25 का जो प्रॉफिट था आपका वो 30 रुपये का था। 30 रुपये पे आप टैक्स भर रहे थे, और जो इस साल का इफेक्ट देके करेंगे तो वो 35 का आ रहा है। मतलब ये थोड़ा प्लस माइनस चलता रहेगा। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो करेंट ईयर पे ही आ रही है। जो करेंट ईयर का एक साथ टैक्स आपको ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। बाकी उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तो क्या हो जाएगा कि वो एक रिकरिंग प्रोसेस हो जाएगा कि कुछ पिछले साल का इस साल, कुछ इस साल का अगले साल, और ये हमेशा रूटीन में चलता जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि टैक्स इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ईयर आपको क्या टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। अब जानते हैं कि कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बिजनेसमैन के दिमाग में घूम रहे हैं, जो हमसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने ओपिनियन के थ्रू जवाब उसका दे सकें। तो रितेश जी, क्या क्वेश्चंस है बताएंगे? आकाश जी, सबसे पहले तो सबसे क्रीम सवाल यही आता है कि ये एमएसएमई जो लॉ है वो किस किस को एप्लीकेबल है। कोई भी बंदा होता है वो सोचता है कि ये मेरे को एप्लीकेबल है, उनको किस तरह मालूम चलेगा कि ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब इसमें ये जो चेंज हुआ है वो एमएसएमई लॉ में नहीं हुआ है। एमएसएमई लॉ तो वैसा का वैसा ही है। जो चेंजेस हुआ है लास्ट बजट में वो इनकम टैक्स लॉ में हुआ है। तो आपको ये देखना है कि आप इनकम टैक्स लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है क्या। इनकम टैक्स लॉ में भी एक बिजनेस इनकम, अगर आप इनकम टैक्स लॉ के अंदर अपनी इनकम एज अ बिजनेस इनकम शो कर रहे हो, तो एमएसएमई में आप हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर ये प्रावधान एप्लीकेबल होगा। आपको ये देखना है एज अ बिजनेसमैन जो कि इनकम टैक्स में है, कि आपके पीछे वाला जो है वो एमएसएमई में है कि नहीं। आपके ऊपर तो इनकम टैक्स में हो तो आपके ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो गया। अब पीछे वाला अगर एमएसएमई में माइक्रो या स्मॉल, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर, ये 4 वर्ड, माइक्रो होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर, अगर ऐसा है आपके पीछे वाला, मतलब जिससे आप माल ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो आपके को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि मुझे ये माइक्रो है या स्मॉल देखना है, तो वो मैं किस तरह देखूंगा? मुझे सामने वाले सप्लायर से पूछना है या मेरे पास कोई पोर्टल है गवर्नमेंट का जहाँ पे मुझे जाके वो वेरीफाई करना है? बेसिकली क्या है, इसका एक पोर्टल है जहां पर जो भी बिजनेसमैन है वो अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड कर सकते हैं एमएसएमई के अंदर उद्यम करके। तो आपको अपने सप्लायर से पूछना है कि भाई तेरे पास उद्यम का सर्टिफिकेट है क्या, तू रजिस्टर्ड है उद्यम में। अब कुछ केसेस में हमने ये देखा कि इतना अवेयरनेस नहीं है कि सामने वाला उद्यम में रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो क्योंकि अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मैन्युफैक्चरर है कि क्या है। अगर बाई चांस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप उससे एक डिक्लेरेशन देंगे सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे कि भाई तू क्या है, तू कौन सी कैटेगरी है, तू अपन, मतलब ये उसकी जिम्मेदारी है बताना कि वो एमएसएमई के अंदर कौन सी कैटेगरी में आता है। आपको उस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक। तो जैसा कि आपने बताया कि लॉ खाली माइक्रो और स्मॉल को एप्लीकेबल है, तो अगर मैं जैसे माल खरीदता हूँ वो मीडियम एंटरप्राइज है या फिर वो ट्रेडर है, तो क्या 45 डेज के अंदर मुझे पेमेंट करना कंपलसरी है उसको भी? नहीं, उसके अंदर आपको सबसे पहले वही है कि आपको सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप ये देख रहे हो कि आपका जो सप्लायर है वो आइदर ट्रेडर है या मीडियम कैटेगरी का है, तो आप अगर उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो जो इनकम टैक्स का डिसअलाउंस वाला सेक्शन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो 45 डेज के अंदर जो पेमेंट करना है और हम नहीं करते हैं, तो उसका जो डिसअलाउंस है उसका वर्किंग कौन करेगा? टैक्स पेयर करेगा या मेरा सीए करेगा? जैसे कई व्यापारी है जिनका सीए है ही नहीं, वो जो ऑडिट में नहीं है, ऑडिट में ही नहीं है तो उनका तो रिटर्न खुद ही भरते हैं। जो ऑडिट में नहीं है उनको ये नियम एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर उनको एक सीए हायर करके वो ये चेक करेगा, या क्या है इसका प्रावधान चेकिंग करने का? चेकिंग करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इनकम टैक्स का जो इनकम कंप्यूट करने की जो लायबिलिटी होती है वो टैक्स पेयर की होती है। मतलब एक ऑडिटर को उसको सिर्फ वेरीफाई करना होता है और ऑडिट रिपोर्ट में बताना होता है कि जो लॉ है वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा टैक्स पेयर का है, पैसा उसका है, टैक्स उसको भरना है, तो वो एक टैक्स पेयर को ही करना है। अब आप ऑडिट में हो कि नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन ऑडिट केस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो नॉर्मली एक टैक्स पेयर अपना कैलकुलेशन करेगा
इस चीज का। सीए अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स है तो सीए जब उसकी ऑडिट करेंगे तो उसको वेरीफाई करेंगे और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे गवर्नमेंट को, जो फॉर्म 3CD होता है ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर। अब हम मानते हैं कि समझ लीजिए उसका ऑडिट ही नहीं होता, वो सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न भरता है इनकम टैक्स का, तो कोई ऑडिटर उसको आप कहोगे कि ये तो किसी को बताया ही नहीं, तो अभी तो किसी को कुछ नहीं बताया। बट अगर बाई चांस वो केस स्क्रूटनी में आता है, उसका असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है, अच्छा। तब वो ऑफिसर तो सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका नॉन कंप्लायंस बहुत हैवी होने वाला है। ठीक। और उस समय आपके पास इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको उस समय सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सामने वाला अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं है, हाँ, लेकिन उसका टर्नओवर 50 CR से नीचे है या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से नीचे है, जो अपना स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल का क्राइटेरिया है, तो क्या मुझे उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना रहेगा या उसका रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही मुझे वो बेनिफिट मिलेगा 43B का? जैसे मैंने पहले बताया कि आपको यही चेक करना है, सबसे पहले तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगना है कि रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट है उद्यम का, तो वो दो। अगर वो नहीं है तो आपको उसको डिक्लेरेशन देना है। तो अगर डिक्लेरेशन पे फिर वो अपने आप को एज अ ट्रेडर क्लासिफाई करता है या अपने आप को मीडियम क्लासिफाई करता है, तो ये आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई करो। अच्छा। आपके पास तो सबसे पहला रास्ता है जो सबसे अच्छा है कि भाई उद्यम का सर्टिफिकेट ले लो, उस पर जो लिखा है गवर्नमेंट ने बोला है वो मान लो। अब नहीं है तो आपको इसके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने नहीं जाओगे, कोई प्लांट एंड मशीनरी चेक करने नहीं जाओगे, या देखने नहीं जाओगे वो ट्रेड कर रहा है या बना के बेच रहा है। कोई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी खुल के देगा। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि जो वो बोल रहा है वो मान लो। अगर वो अपने आप को ट्रेडर बोल रहा है तो आप उसको ट्रेडर मान लो, अगर वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोल रहा है तो मैन्युफैक्चरर। वो सही है या गलत है वो अपने को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो उसका डिक्लेरेशन है वो अपने लिए फाइनल है। सर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि आप उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाओगे कि उसके बिजनेस पे जाओगे? अगर इतना ही वेरिफिकेशन के लिए है तो एक गवर्नमेंट ने पोर्टल दिया है, अगर उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है देन आप सेल्फ कंप्लायंट हो। मैं मान रहा हूं कि ये मेरा ओपिनियन है बहुत स्ट्रॉन्ग कि इसके बाद आप सेल्फ कंप्लायंट हो। ये आपके ऑडिटर भी मेरे ख्याल से इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और डिपार्टमेंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज का मैकेनिज्म नहीं है। मैं कैसे उसको क्लासिफाई कर दूं वो कौन है? वो मेरे दायित्व के बाहर की चीज है। ठीक है। एक और सवाल यह है कि मैंने मेरे व्यापारी को 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दी, समझ लो 40 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसने वो किसी रीज़न से चेक 15 दिन बाद डाला, उसने वो चेक ड्रॉर में रख दिया, वो भूल के डालना, 15 दिन बाद डाला जी, वो ही एक्सेप्ट कर रहा है कि सर जी आपने मेरे को 40 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया था, उसने अकाउंट्स में भी एंट्री कर दी है, लेकिन उसने वो चेक बैंक में नहीं डाला किसी भी रीज़न से, तो क्या वो मेरा नॉन कंप्लायंस हुआ? उसने अगर चेक लेट डाला तो? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि वो 45 डेज वाला हाँ, एप्लीकेबल हो 45 जाएगा डेज या के अंदर नहीं? पेमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मैंने 40 डेज के अंदर पेमेंट इसको इश्यू कर दिया है, लेकिन उसने चेक नहीं डाला किसी भी रीजन से। अभी इसके अंदर अगर हम लॉ के हिसाब से देखें और अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखें, तो अगर आपने उसका पेमेंट उसको कर दिया 40 डे में और उसने उसके लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे दिया और आपके पास उसका लेजर कंफर्मेशन भी है कि आपका पेमेंट वो 40th डे पे रिसीट कर रहा है, तो अब आपके ऊपर ये कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको ये मैंडेट करवाना है कि उसको 45 दिन में उसके बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाए। हो सकता है वो छुट्टी में बाहर गया हो तो उसने चेक नहीं डाला, हो सकता है भूल गया हो, तो इसीलिए तो सर एक BRS करके कॉन्सेप्ट होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि भाई मेरे जो बैंक का बैलेंस है और बुक का बैलेंस है वो वेरी करता है और वो करेगा, वो नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो अगर आपने 48 डे में उसको पेमेंट कर दिया और उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है और इसका एविडेंस है, तो भले ही उसको एक्चुअल बैंक में रिसीट उसके बाद हुई हो, वो लुकआउट नहीं है, आपका कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक। और मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे कि मैंने आपसे परचेस किया, किसी भी व्यापारी से परचेस किया मैंने, ठीक है, वो मुझे पेमेंट कर देता है, अब उसी व्यापारी को मुझसे लोन लेना है, उसको लोन की ज़रूरत है। ओके, मैंने उसे 30 लाख का माल लिया था मैंने, और उसने मुझे 30 लाख का पेमेंट कर दिया। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो बोलता है मेरे को 25 लाख आपसे चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट इसको एक गलत अलग चश्मे से देखेगी कि भाई आपने ये इसको 43B को कॉम्प्लाई करने के लिए किया है, क्योंकि मेरा ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन आप समझना, उसने मेरे से एक्चुअल में लोन लिया है, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? देखिए ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोन लेने पे, तो अगर अगेन वही वाली बात है कि सामने वाला करस्पॉन्डिंग पार्टी भी ये मान रहा है कि उसको उसके माल के एवज में पेमेंट मिल गया,
गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब सामने वाले को पेमेंट मिल जाएगा, और वो ये चीज वो भी मान रहा है कि पेमेंट मिल गया है, और उसके बाद कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जिससे और पैसे का आदान प्रदान हो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अभी भी एग्जिस्टिंग हो ही रहा है, कुछ केसेस में होते ही है। जैसे और भी व्यापारी है जहां पर वो जिनसे माल ले रहे हैं वो उनका भाई है, और बट ऑब्वियस है भाई है या फ्रेंड्स है तो उनसे उन्होंने लोन भी लिया हुआ है, तो लोन लेना देना वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, और माल के अगेंस्ट में पेमेंट करना वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। तो मेरी हिसाब से, मेरे नजर के हिसाब से ये दोनों ट्रांजैक्शन अपने आप में दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट ही माने जाएंगे। ठीक है। एक मेरा आखिरी कंसर्न है कि जब से ये एमएसएमई का चालू हुआ है, ऐसे तो ये 1 अप्रैल 2023 से आ गया है, लेकिन क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन अभी लास्ट के कुछ दिनों में, क्योंकि 45 डेज अभी फॉलो हो रहा है। हाँ, 31 मार्च से कंप्लीट करना है, तो लास्ट 15 दिन से या 1 जनवरी से समझ लो इसका एकदम इम्पैक्ट चालू हुआ है लोगों के बीच में। तो मार्केट में एक मंदी सी छा गई है, मतलब काफ़ी लोग जीआर दे रहे हैं अपना माल, क्योंकि वो 45 डेज के अंदर पेमेंट करने के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको मालूम है, तो वो जीआर दे रहे हैं, या फिर नया परचेज ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हम 1 अप्रैल से देखेंगे, अभी हमको कोई भी माल नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या आप क्या सुझाव दे रहे हो, आपके माइंड में क्या है उसके लिए? देखिए, ये पॉइंट मेरे पास भी डेली बेसिस पे आता है कि पूरा व्यापार एक बार ठप सा गया है, कि आगे जो भी नीचे है, जो नीचे जहाँ पर सेल हो रहा है, हम होलसेलर्स को दे रहे हैं, वो सेमी होलसेलर को दे रहा है, रिटेलर्स को दे रहा है। एक्चुअली ये जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो उसका एक नेचर है कि उधार, ये इंडस्ट्री तभी चल रही है जब उधार है। इतनी लंबी उधारी शायद ही किसी और इंडस्ट्री में होती है, जहां पर 6 और 8 महीने की उधारी तो बहुत कॉमन सी बात है, हर व्यापारी देने को रेडी है, क्योंकि ये जो माल यहाँ से बिकता है, जब लास्ट काउंटर पे जाके बिकता है तब तक की उधारी चलेगी, वो बिकेगा तो आपका पैसा पीछे 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 आना शुरू होगा। तो इसका इम्पैक्ट तो आया है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, पर हमें इस समझने की ये कुछ जरूरत है कि ये जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करने के लिए लाए थे एमएसएमई को। इसका जो एक्चुअल एसेंस था वो ये था कि अगर कोई भी छोटा आदमी है जिससे आप ले रहे हो, तो हो सकता है लेने वाला तो बड़ा है, लेने वाला अगर बड़ा है, रिलायंस है, अदानी है, लेने वाला बड़ा है, और अगर वो किसी छोटे से ले रहा है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको पैसा पहले मिल जाए, उसको 45 दिन में तो मैक्सिमम पैसा मिल ही जाए। ठीक बात है। तो यही ऑब्जेक्टिव था। अब हर एक चीज, हमारी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो हमारा कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन हमारी कंट्री में एक तरफा तो जा ही नहीं सकते, उसके पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव वाला टाइम है, पर हमने ऐसे हालात पहले भी देखे हैं। सूरत में बहुत नोटबंदी हुई थी, तब हुआ, फिर जीएसटी आया था, जीएसटी में तो 1 महीना बंद भी हो गया था, हड़ताल भी कर दी थी कि नहीं, कर ही नहीं पाएगा, और आज कितना अच्छे से स्मूथली कंप्लाइंट हो रहा है, और बहुत सारे लोग इससे खुश हैं कि उनका जो गलत प्रैक्टिसेस होती थी वो होनी बंद हो गई है। तो अब इसके कारण क्या है कि हमें भी इसको उसी रूप से देखना पड़ेगा कि ये एक ट्रांजिशन फेज है। ये अभी जो करेंटली चल रहा है वो एक बहुत ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है। जैसे हमने कैलकुलेशन में देखा कि नेक्स्ट ईयर से ये रोल ओवर अगर होना शुरू होगा तो टैक्स का इम्पैक्ट मोर और लेस सेम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपील ही करूंगा सारे अपने व्यापारी भाइयों से कि इसको पॉजिटिव सेंस मिले, कंप्लाई करने की कोशिश करना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मेरे और आपके समझने से कुछ नहीं होगा। जब असेसिंग ऑफिसर बैठेगा तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैठेगी तो उनको तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन चाहिएगा। तो कोशिश करिए कि इसको जितना हद तक कंप्लाई कर सके कंप्लाई करिए, उसी हिसाब से माल बेचिए, और हो सकता है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लाए कि इन फ्यूचर हमारा जो ट्रेड है, जो इस चीज से परेशान है कि 6-6, 8-8 महीने की उधारी चल रही है, वो शायद आपकी 45 दिन 30, 40, 45 दिन की उधारी पे खत्म हो जाए। तो हो सकता है ये उसके लिए एक नई पहल हो। थैंक यू आकाश जी। तो इसी के साथ हमने देखा कि एमएसएमई के ऊपर आपके जो भी पॉइंट्स थे, एक एमएसएमई क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा और जो बेसिक क्वेश्चंस है, तो मैं सीए आकाश अग्रवाल और सीए रितेश सिंघल हमने अपनी कोशिश की। ये हमारा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, कि ये हमारे हिसाब से इस तरीके से चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है और इस एंगल से देखा जा सकता है। धन्यवाद।